गुंडों, असामाजिक तत्वों पर कानून की सख्ती। बेहद महत्वपूर्ण दोनों ही कानून बंगाल की कानून व्यवस्था के लिहाज से। हमारे साथ माधवी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ प्रकाश चांडिल्य हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी इस चर्चा को सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं और माधवी जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर शुभेंदु सरकार का अपनी प्रतिबद्धता है, लेकिन ये जो दो कानून लाए गए हैं, पीछे मकसद क्या है? देखिए, मकसद यही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पूरे चुनावी माहौल में ये नारा रहा कि भय मुक्त बंगाल बनाना है। विगत वर्षों में जिस तरीके से गुंडागर्दी को, जिस तरीके से अराजक तत्वों को और असामाजिक तत्वों को पाला पोसा गया है, उसके लिए ये कानून बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में आए दिन हम देखते थे किस तरीके से लोगों के घरों में आग लगा दी जाती थी, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर में जो है कई सारे ऐसे अपराध होते रहे जिसकी वृद्धि होती रही है। और इन लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई किस तरीके से कि भाई एफआईआर ही दर्ज नहीं करने देनी है। जब एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आंकड़े कम होंगे, आंकड़े कम होंगे तो जो डेटा है वो बताएगा कि बंगाल जो है सेफ है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर थी। पश्चिम बंगाल के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कानून व्यवस्था जिस तरीके से हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी देखी कि जिसका विरोध करते रहे कि इतनी सारी तैनाती क्यों हुई है, उसके बावजूद जो है वो सरकारी अफसरों को हाउस अरेस्ट कर लेना या उन्हें रोक लेना, इस तरीके की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में बहुत ही उन्मुक्त तरीके से होती है। तो मौजूदा जो कानून है माधवी जी, वो पर्याप्त नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर राज्य की अपनी स्थिति है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार, विगत सरकार जो रही है, उसने जिस तरीके से यहाँ शासन किया है, प्रशासन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम रहा है। और बार बार हम इस पर चर्चा भी करते रहे राष्ट्रीय चैनल्स पे कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती थी जो पश्चिम बंगाल जिसके लिए हाईलाइट हो जाता था। मुझे लगता है कि शुभेंदु सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक ही प्रतिबद्धता थी कि हम भय मुक्त बंगाल बनाएंगे और भय मुक्त बंगाल बनाने के लिए ये एक कदम है जिसका हमें सभी को स्वागत करना चाहिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो अराजकता होती रही है, चाहे वो चुनावी अराजकता हो, चाहे वो सामाजिक अराजकता हो, वो केवल चर्चा का विषय बनी रही है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सशक्त कानून हो और उन कानून की जितनी भी प्रक्रिया है उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई हो। ठीक, आखिर विपक्ष को इन दोनों कानूनों को लेकर चिंता क्या है, ये भी जानते हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ, कांग्रेस के पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं, हालांकि वो कांग्रेस के पक्ष को रखते हैं। राहुल लाल जी, विपक्ष की चिंता क्या है? असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के लिए, कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दो कानून मौजूदा सरकार लेके आई और इस तरह के कानून तमाम अन्य राज्यों में भी लागू हैं, आए हैं इससे पहले भी। आपत्ति, चिंता क्या? देखिए, मुख्य चिंता क्या है? मुख्य चिंता स्पष्ट तौर पे जहां कहीं पे भी उस प्रकार के कानून बनते हैं कि ना वकील ना दलील, तो हम लोगों को वो अंग्रेजी शासन का समय याद आ जाता है जब अंग्रेज इस प्रकार के कानून लेके आते थे। अभी आपने बताया भी अपने भूमिका में कि एक व्यक्ति को सोचिए कि कम से कम 12 महीने तक आसानी से अलग अलग चीजों का प्रयोग करके जो है कि उसे जो है कि जेल के भीतर रखा जा सकता है, उसे जमानत से वंचित किया जा सकता है। और नंबर 2, अरे अभी तो कुछ दिन पहले ही जो है कि देश को एक नया जो है कि भारतीय न्याय संहिता प्राप्त हुआ। हम लोग अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुए थे और गृह मंत्री जी कह रहे थे कि उसमें अमित शाह जी कि भाई बीएनएस जो है उसकी धाराएं बड़ी सख्त है, उसमें तमाम प्रकार के प्रावधान कर दिए गए हैं। तो क्या बीएनएस की धाराएं कमजोर निकली? सवाल तो यह है कि आपको जो बीएनएस की तमाम धाराएं हैं उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए शुभेंदु अधिकारी जी वहां पर सत्ता में आ चुके हैं, बड़ी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए हैं, ये जनता ने स्पष्ट तौर पे ये संकेत दे दिया। लेकिन उसके बाद से स्थिति क्या बनी है वहां पर रितु जी? हम लोगों ने ये देखा कि विपक्ष अगर कोई भी प्रयास करे, विपक्ष के ऊपर अंडे फेंकना, विपक्ष को जो है कि टॉर्चर करना, ये कौन असामाजिक तत्व कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाते महुआ मोहित्रा जो महिला सांसद है अपने क्षेत्र में। फिर राहुल लाल जी, विधानसभा में 176 मतों से इस विधेयक को पारित किया गया है, तो समर्थन तो है, जहां 41 मत सिर्फ इसके खिलाफ में है। जनता के बीच से भी कोई आवाज नहीं है, राजनीतिक चिंताएं जरूर सामने दिखाई दे रही हैं। प्रकाश चांडिल्य से हमारे साथ हैं। प्रकाश चांडिल्य जी, विशेषज्ञों से लेकर विपक्ष तक अपनी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ये कहा जा रहा है कि ये कानून संविधान में दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़े कई ऐसे सवाल खड़े करता है? देखिए, जो वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट जो लाया गया है,
ये आज हो सकता है कि कड़ा लग सकता है, कि लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं। लेकिन 34 वर्षों के वामपंथी शासन को देखें और 15 वर्षों के ममता बनर्जी के शासन को देखें, आप बांग्ला में एक शब्द बहुत चलता है पश्चिम बंगाल में ऋतु जी, उसका नाम है हारमाद वाहिनी। हारमाद वाहिनी यानी जो जिस समय वामपंथियों का शासन था, वामपंथी समर्थक जो होते थे वही कानून के रखवाले होते थे, वही कार्यकर्ता पार्टी के कैडर जो है पुलिस होते थे। और यही काम जो है 2011 के बाद 2025 जब तक सरकार इनकी चली गई, अभी कुछ दिनों 4 मई को जब ये चुनाव हार गए तृणमूल, तब तक चलता था जब तृणमूल के गुंडे यहाँ पे राज चलाते थे। लॉ ऑफ द लैंड तो था ही नहीं, लॉ ऑफ द रूलर था। रोहित जी ने जो बात कही, रोहित जी मैं आपके साथ सहमत हूं, निश्चित रूप से 1 वर्ष तक अगर किसी को बिना किसी मामले के, बिना चार्जशीट के 1 वर्ष तक बिना गिरफ्तार करके रख लिया जाता है, एक गंभीर एक है, इस पर चर्चा हो सकती है। और आज इसको लेकर हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई है, संभवतः इसी हफ्ते उस पर सुनवाई भी हो जाएगी, कोर्ट अपना निर्णय करेगा, उसके बाद ये कानून जो है अपना पक्ष अपने सामने रखेगा। लेकिन मुझे बताएं कि अगर आप सरकार में बैठे हैं तो क्या आपको ये अधिकार हो जाता है कि अगर केंद्रीय सरकार की कोई एजेंसी पश्चिम बंगाल में आकर के पड़ताल करती है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ी शासक है, नंबर 1 प्रथम स्थान पर है, वो उसमें जाकर दखल दे सकती हैं, उसमें बीच में जाके फाइलें उठा सकती हैं? जब आरजी कर के रूप में आरजी कर कांड होता है, एक बेटी के साथ में रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है और उसके जितने साक्ष्य होते हैं सारे साक्ष्यों को 24 घंटे के अंदर मिटा दिया जाता है, आनन फानन में उसका दाह संस्कार करवाया जाता है, किसी प्रकार की पड़ताल की आवश्यकता नहीं है। आप ये सारी घटनाएं कलकत्ता महानगर की हुई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गांव में आप जाकर देखें, पंचायत इलाकों में जाकर के देखें, बेटियां सुरक्षित नहीं है। 321 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल के शासन में विरोधी पार्टियों के लोगों की हुई है। 321 कार्यकर्ताओं की, उनका क्या दोष रहा है? सिर्फ ये दोष रहा है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक नहीं थे। क्या इसलिए उनकी जान ले ली जाएगी? पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। राहुल जी पिछले 45 साल में, राहुल जी इसमें एक सार्थक चर्चा हो सकती है। राहुल जी चिंताएं अपनी है, लेकिन पिछले 45 साल में पश्चिम बंगाल में ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था को ताक पे रखा, नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए ताकतवर प्रशासन किसी भी मामले में अपनी मनमानी कर सकता है। और इसके कई उदाहरण हैं, जिसमें प्रकाश चांडिल्य ने ताजा उदाहरण ठीक चुनाव से पहले ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के उस पूरे रवैये को बताया। तो आप सोचिए व्यवस्था में किस तरह की सोच होगी। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह के कानूनों की जरूरत है? क्योंकि इसके साथ हिरासत के आदेशों की समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रावधान किया गया है तो उसकी रक्षा के लिए और भी कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं इस कानून में? रितु जी देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1.5 मिनट का खाली हमें केवल समय दीजिएगा। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने देखा था कि इसी प्रकार के कठोर प्रावधान ईडी के मामले में भी किया गया था। ईडी में भी जो है जमानत के प्रावधानों को काफी कठोर बनाया गया था और निशाने पे कौन थे? विपक्ष के तमाम नेता थे। राहुल लाल जी बस मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, नहीं आप अपनी बात पूरी करें। देखिए समय कम है, पश्चिम बंगाल पे ही चर्चा करें। आप अगर कोई उदाहरण देना चाहते हैं, आप उदाहरण देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल का दीजिए, जैसे हम रख रहे हैं 2019 में जब सीए का विरोध हुआ तो बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ। आप बताइए उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? वो असामाजिक तत्वों को आप किस तरह से उनकी धरपकड़ करेंगे? कैसे निशानदेही करेंगे? कैसे आकलन करेंगे संपत्ति के नुकसान का? तो कोई तो व्यवस्था बनानी होगी कि राज्यों को अराजक होने दिया जाए। रितु जी बिल्कुल व्यवस्था बनाई जा सकती है। मैं नहीं कह रहा कि पूरा कानून गड़बड़ है, लेकिन आप उसमें यह नहीं कह सकते कि आप किसी को 12 वर्ष तक बिना किसी, ये तो हमारे न्यायपालिका का अपमान होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि देखिए, ये आज न कल परसों ये मामला जो है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं इस पर रोक लगेगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारत में चूंकि न्यायिक गतिविधि अपने ढंग से चलती है, उस बीच में कई लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। इसके जैसे अपराध की गैर जमानती प्रवृत्ति है इस पूरे कानून में, अपराध की गैर जमानती प्रवृत्ति को लेकर आपकी आपत्ति है। माधवी जी, ये एक चिंता का विषय है जिसको कि एड्रेस कर रहे हैं। प्रकाश जी भी, उनका भी मानना है कि इसको लेके चर्चाएं हैं तेज। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होगी अगर कहीं ऐसा लगता है, लेकिन क्या चर्चा तब नहीं होती जब इस तरीके के जो कानूनों को तोड़ते हैं लोग, जब जिस तरीके से इतने सारे बलात्कार पश्चिम बंगाल में होते रहे हैं और उनका दुरुपयोग करते हुए, कानून का दुरुपयोग करते हुए जो लोग हैं वो अपराधी लोग आजादी से आराम से छूट जाते हैं, एक रात जेल में रहते हैं, दूसरे दिन छोड़ दिए जाते हैं। तो इसका देखिए दुरुपयोग दोनों तरफ से होता है। और मुझे लगता है कि अगर अपराधी है और जिसमें कई सारे ऐसे क्लोज भी हैं कि भाई अगर उनका पहले से कोई हिस्ट्री है,
तभी उनके ऊपर ये जो है लागू होगा। तो कोई किसी को एकदम से पकड़ के डाल नहीं देगा जेल में, और ऐसा नहीं है कि कानून के कान बंद हो जाएंगे और सुनवाई नहीं होगी। लेकिन बात ऐसी है कि अगर उनका इतिहास है जिसमें वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि अराजक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्वों के काम है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर इस तरीके से कड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि जो एक सोच होती है ना कि भाई हम अपराध करेंगे उसके बाद हमारी जमानत हो जाएगी, क्या है 2-3 महीने तो जेल में रहना है, फिर आ जाना है रिटर्न होके और फिर वापस बेल हो जाएगी। तो ये जो सोच की अवधारणा जो है अपराधियों में, और बंगाल में खास करके जिस तरीके से अपराध होते रहे हैं और उनको संरक्षण जो मिलता रहा है, उसमें अगर ये जो है अंकुश लगेगा, जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा जो इतिहास है, हमने जो पहले जो अपने अपराध किए हैं उनको भी गिनती में लिया जाएगा, और इसके बाद हमारी जो हम अगर फिर से राहुल जी आपके पास आती हूँ, प्रकाश जी से एक कमेंट ले लूं, फिर आपके पास राहुल जी आ रही हूँ। प्रकाश जी, जीरो एफआईआर का यानी कई मोर्चों पर एक तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, पुलिस विभाग की तरफ से ये किया गया। इसकी क्या जरूरत थी? जहां हम कानूनों की बात कर रहे हैं कि पुराने कानून क्या उतने कठोर नहीं दिख रहे थे, तो ये माना जा रहा है कि व्यवस्था को एक तरह से एक बार फिर पूरी तरह तैयार करने के लिए इन बड़े कानूनों की जरूरत है। जीरो एफआईआर के पीछे का मकसद? ऋतु जी, पीछे 50 वर्षों का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, बंगाल में लॉ ऑफ द लैंड तो था ही नहीं। पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों में विशेष करके जो गिरावट आई है, ये जो नया कानून आया है उसी का प्रतिफलन है। अगर ये गिरावट इतनी नहीं होती, नागरिक लोगों में इतनी असुरक्षा की भावना नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आज शासन में बैठी है वो अपने संकल्प पत्र में सुरक्षा को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाती। सुरक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और देखिए शासकों के लिए आवश्यक भी है। तुलसीदास जी सदियों पहले कह चुके हैं, बिनु भय होए न प्रीति। अगर शासक कमजोर हो गया, शासक का भय भी अगर नहीं रहा, तो कैसे चलेगा? वर्दी का कोई खौफ नहीं रहा है। हावड़ा के पीलखाना में एक घटना है, माधवी जी कलकत्ता निवासी है, वो जानती है। हावड़ा के पीलखाना में एक घटना हुई थी, रैफ के जवानों को उतारा गया था, और वहां पर एक विशेष वर्ग के लोगों ने रैफ के जवानों पर लात जूते बरसाए थे, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसी कोई भी कितनी घटनाएं हैं, लोगों को असुरक्षा, लोगों के अंदर में असुरक्षा, बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है। और जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ये कहती है कि 8 बजे के बाद में रात को किसी बहन बेटी को निकलने की आवश्यकता नहीं है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि वहां सुरक्षा की कोई बात ही नहीं है। आज जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, जीरो एफआईआर की बात की जा रही है। वहां पर तो आप एफआईआर नहीं होती थी। थाने में यदि आप चले जाएं, तो अगर आप तृणमूल पार्टी के किसी नेता ने जो कह दिया वही कानून है, कोई कानून नहीं चलेगा, कोई साक्ष्य नहीं चलेंगे। लेकिन प्रकाश जी सवाल अभी भी है, गुंडा जैसे शब्दों की, असामाजिक गतिविधियों की, इनकी बड़ी एक स्पष्ट परिभाषा का अभाव जरूर देखा जा रहा है। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार एक तरह से अपनी आवाज को उठा रहा है इस कानून के खिलाफ। विपक्ष उठा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के यदि नागरिकों से पूछे तो यहाँ के नागरिकों को संतोष है कि ऐसे कानून की आवश्यकता थी। और सबसे बड़ी बात, मेरे मित्र राहुल जी शायद सहमत नहीं होंगे, कांग्रेस की विचारधारा के हैं। राहुल जी, आपको संतोष रखना चाहिए कि यह किसी व्यक्ति की सरकार नहीं है, ये जनता के द्वारा चुनी हुई वो सरकार है जो जनता के हितों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेने वाली है। बंगाल की धरती पर, पश्चिम बंगाल में 50 वर्षों के बाद में ऐसी कोई सरकार आई है जो ऐसे नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है, और जनता को उन पर, सरकार पर पूरा भरोसा है। ममता बनर्जी की कथनी और करनी में अंतर अगर नहीं होता तो आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह का विद्रोह, जिस तरह का विरोध अभी भी देखा जा रहा है टीएमसी नेताओं के खिलाफ, राहुल जी इसको नकारना नहीं चाहिए हमें। जनता में एक रोष, एक गुस्सा जरूर है जो उन्होंने पहले वोट से निकाला है, और अब उन जन नेताओं के खिलाफ अपना आक्रोश अपने तरीके से जनता निकाल रही है। 10 सेकंड है राहुल लाल जी, आप अपनी बात पूरी करें। 10 सेकंड में मैं यही कहूंगा, पहले लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा उठाकर गुंडागर्दी कर रहे थे, अब लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। बस इसी गुंडागर्दी का सिलसिला आगे ना चले। राहुल लाल जी, जरूर आप जिस बात को कह रहे हैं, इसी गुंडागर्दी के इस कल्चर को खत्म करने के लिए जरूरी है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस तरह के बड़े प्रावधान लागू किए जाएं। जो भी सड़कों पे उतरेगा, नहीं राहुल लाल जी, आज की बात नहीं है। अब ये कानून रहेगा तो ये आने वाले समय के लिए भी पश्चिम बंगाल की उस राजनीतिक तस्वीर को बदलेगा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम किसी सरकार ने ये साहस किया कि इस तरह के कानून लाके एक तरह से आगे की नीति तय करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए।